कलमों से सजाने का काम किया है ईश्वर पेटलीकर जी। एक बहुत ही बढ़िया गुजराती लोकप्रिय कथाकार है। चलिए सभी लोग बताएंगे। बताइए सभी लोग प्यारे बच्चों। ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रच पक कर एक नई आस्वादकता के साथ उपस्थित होते हैं। भाई जो ये लिखते हैं ना, क्या मस्त बढ़िया अंदाज में लिखते हैं। समय और समाज को देखते हुए, नए पुराने मूल्यों को समझते हुए शानदार तरीके से रचना लिखते हैं। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है और काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। ईश्वर पेटलीकर जी का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यास, लोकप्रिय उपन्यास का नाम बताइए सभी लोग प्यारे बच्चों। ईश्वर पेटलीकर जी का सबसे ज्यादा प्रमुख या फिर हम कह सकते हैं लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है? क्या बताओगे आप सभी लोग? काला पानी। काला पानी। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी रही है। खून की सगाई की प्रसिद्ध कहानी है। साहित्य के अलावा श्री पेटलीकर जी सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं। ये सामाजिक स्तर पर भी जन सेवा का काम किए हैं, राजनीतिक स्तर पर भी अपनी कुछ सेवाएं दी है। इनके दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत और बहुप्रशंसित हो चुकी है। दर्जनों किताबें इनकी ऐसी है, दर्जनों पुस्तकें रचनाएं इनकी ऐसी है जो सम्मानित हो चुकी है प्यारे बच्चों कई सारे पुरस्कारों से। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह मां से सभार संकलित है। यह भी प्यारे बच्चों किनके द्वारा? गोपाल दास नागर के द्वारा संपादित है। आइए पढ़ा जाए पढ़ा जाए प्यारे बच्चों, स्टार्ट किया जाए। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, अंदाज समझने की कोशिश करिएगा। इस चैप्टर के भाव को समझने की कोशिश करिएगा। इस चैप्टर के भाव को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी मां को देते हैं। तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते और हर एक को वह एक ही जवाब देती, मैं मां होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है? अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर आने जैसा ही यह कहा जाएगा। मंगू की तबीयत खराब रहती है। कई लोग मंगू की मां को सिर्फ एक ही सलाह देते हैं कि आप इसके पागल खाने में भर्ती करा दो। वही एक सॉल्यूशन है, वही एक उपाय है। मां का कलेजा पिघल जाता है, और पिघले कैसे नहीं। मां जो अपने खून की एक एक बूंद से अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करती है, उसका कलेजा नहीं पिघलेगा तो किसका पिघले? मां कहती है कि जब मैं मां होकर के सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है? अस्पताल वाले वो क्या हमारी बच्चे की सेवा करेंगे या देखरेख करेंगे? अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर देने के जैसा ही होगा ये काम। मां की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बातें करता भी नहीं था। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती और लाड़ प्यार करती, यह प्रत्यक्ष लोग देख उनकी प्रशंसा भी करते हैं। इस तरह पागल पुत्री को तो एक मां ही पाल सकती है। मंगू जो कि शायद इनकी बेटी थी, है ना? वाह, बेटी थी। इस पागल और गूंगी बेटी को कैसे वो पाल पोस रही है, सेवा कर रही है, लाड़ प्यार कर रही है, यह प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक मां ही पाल सकती है और कोई नहीं पाल सकता। संतान है ना उसकी। दूसरे के घर तो दूसरों के घर तो भूखी प्यासी कब की ही मर गई होती, और जीवित भी होती तो ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता। यही दूसरे के घर में होती तो कब का मर गई होती, और अगर जिंदा भी होती ना तो इस तरीके से हष्ट पुष्ट शरीर वाली नहीं होती। मंगू के अलावा उसकी मां को 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। मंगू के अलावा, ध्यान से सभी लोग समझिए, मंगू के अलावा उसकी मां को 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। दोनों पुत्र पढ़ लिखकर शहर में काम में लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था और वह अपनी ससुराल चली गई थी। मंगू की मां अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई हो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही निछावर हो गया था।
मंगू के अलावा दो बेटे और एक बेटी थी। दोनों बेटे पढ़ाई लिखाई करके बाहर में काम करते थे, लेकिन एक बिटिया जिसकी शादी हो गई थी वो अपने ससुराल में सुखी जीवन जी रही है। बस रह गई मंगू। जहां प्यार चारों को मिलना था वो अकेला प्यार सिर्फ मंगू को मिल रहा है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि मंगू की मां बाकी अपनी संतानों को भूल गई है, बिल्कुल नहीं। मंगू के नसीब में सारा प्यार था। इसलिए छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते तब उनका घर बार पौत्र पौत्रियों से खिल उठता। फिर भी दादी माँ के रूप में वो हर्ष में पागल नहीं होती थी। वह उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड प्यार करती थी। कौन? मंगू। छुट्टी में जब भी लड़के घर पर आते थे, उनके नात नातिन जो भी हैं, प्यारे बच्चों, पोते पोतियां, सबसे घर भर जाता था। फिर भी दादी माँ के रूप में वो हर्ष में पागल नहीं होती थी। फिर भी ऐसा नहीं था कि अरे खूब खुश हो गई मंगू की मां, खूब हर्षोल्लास में आ गई। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसका सारा दिमाग मंगू की तरफ रहता था। मां के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर पुत्र बधुएं कसमसा जाती थी। पुत्र बधुएं यानी कि जो मंगू की पतोह लोग थी, जो बहू लोग थी, वो सोचती थी कि अरे यार, हम लोग आते हैं, बच्चे दादी माँ करते रहते हैं, ये इतना खुश क्यों नहीं होती है, ये इतना खुश क्यों नहीं रहती हैं? वो कसमसा जाती है लोग। दोनों बहुओं की पति से यह एक फरियाद थी कि अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पहली मंगू को छातू से भी अलग नहीं करती। बहू लोग जो है अपने पति को, यानी कि मंगू की मां के बेटे को कसने लगती थी। कहती थी कि देखो, तुम्हारे बेटे बेटी इनको पसंद नहीं है, और अपनी पागल मंगू को जो है अपने सीने में लगाए रहती है। दोनों बहुओं की पति से यह एक फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अपने पुत्रों के बालक, यानी कि मंगू की मां को अपने बेटे का जो संतान है वो उनको अच्छा नहीं लगता। और देखो, पगली मंगू को छाती से अलग भी नहीं करती है। मातृत्व के स्नेह में खींची बहुएं मां जी के प्रति अन्याय कर बैठती। इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी मां जी का व्यवहार वैसा ही था। मतलब मंगू की मां की इस तरीके से मंगू के प्रति का प्रेम और स्नेह देख करके मातृत्व के स्नेह में खींची बहुएं मां जी के प्रति अन्याय कर बैठती। इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ाकर जब थक जाती, तब पुत्री मां के मुंह पर ही सुना देती, मंगू को झूठा लाड लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहां करना और कहां न करना इसका ख्याल आ जाता है। 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो, पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल भी ना आए? वह गूंगी है, पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बात सुने भी नहीं। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बार तुरंत ख्याल रखे। जब बहू अपने पति के सामने बड़बड़ा कर थक जाती थी, तो बिटिया जो थी वो कहती थी मंगू की मां को कि तुम इसका आदत खराब करके रखी हो, झूठा लाल लड़ाकर तुमने इसको और अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहां करना है उतना समझ में आता है, कि जब गलती करे तो 2-4 थप्पड़ इसको लगाओ, उसके बाद समझ में आएगा। ये तो गूंगी है ना, बहरी तो नहीं है कि सुन नहीं सकती है। उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले ही मां जी की आंखें बरसने लगी। उसकी बिटिया आके कुछ बोले, लेकिन फिर भी जो है आंखें बरसने लगी। मंगू की मां रोने लगती है, पुत्री का हृदय भी भर आया, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना न रह सकी। तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो, भाभीियों की पाले पड़ेगी तब नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वो दुखी हो जाएगी। कुछ रुक कर वो धीमे स्वर में बोली, कहावत है, सुनिए। पुत्री भी बेचारी मजबूर होकर के बोलती थी कि देखो, तुम इसको प्यार करती हो, सारा सुख देती हो, ये सब ठीक है, लेकिन आखिर कब तक? जब तक तुम हो तब तक। तुम्हारे जाने के बाद तुमको क्या लगता है कि इसके मल मूत्र और ये सब साफ सफाई ये बहू लोग कर पाएंगी क्या? भाभी के पाले पड़ेगी तब इस रोज मल मूत्र धोने का झंझट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। कहावत है, यह झूठी नहीं कि पराई मां ही कान छेदती है। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। अपनी मां कान नहीं छेद पाती है क्योंकि उसको ममता आता है कि अरे अरे बेटा को दुख हो जाएगा। पराई मां ही कान छेदती है, इसलिए अस्पतालों में रखोगी ना
तो अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है। भाभियां एक बार भी खाने को न दे ऐसी अच्छी नहीं है। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती, तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे वह उनकी पुत्री ही कह डालती। अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। लोग बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे, लेकिन परिवार में बिटिया जो थी, पुत्री, वो बोल देती थी, वो बोल देती थी। समाज के लोगों को लगता था कि मंगू की माँ जो है बहुत पाल पोस रही है, इसकी सेवा कर रही है, कौन करेगा इतना। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा दे रही थी कि गौशाला की तरह जो है वहां पर देख रेख होगा, कौन देखेगा। तब लोग पराये की तरह जो नहीं बोल पाते हैं वो उनकी पुत्री कह डालती थी। अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। मंगू मर गई तो उसका भी छुटकारा और पूरा परिवार का भी छुटकारा। मंगू की मौत को मां जी भी छुटकारा मानती थी यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो। मंगू की मृत्यु को छुटकारा तो उसकी मां भी मानती है, लेकिन प्राकृतिक मृत्यु को जो ऊपर वाले ने दे, अकस्मात मृत्यु नहीं, या किसी के द्वारा मारा गया वो सब मृत्यु नहीं, परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असह्य लगता है। वो नहीं सह सकती हैं। मंगू की मां प्राकृतिक दैविक मृत्यु आए तो चलो भाई ठीक है, छुटकारा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जानबूझ करके मौत के मुंह में ढकेलना ये बिल्कुल सही नहीं है। स्वार्थ से सभी सगे, पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा। स्वार्थ को लेकर के तो सब अपने हैं, स्वार्थ को लेकर के तो सब अपने हैं, बिना स्वार्थ का कोई अपना हो तो वही सच्चा अपना साथी होगा। कितना अच्छा बात लिखा है। स्वार्थ से तो सभी सगे, पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा माना जाता है, वही अपना माना जाता है। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची मां बनी रहे तभी मां बेटी का संबंध सार्थक था। बेटा लोग पढ़ लिख गया है, इतना पढ़ा लिखा दी हूं कि वो अपना कमाने लायक हो गया है, परिवार देखने लायक हो गया है। किसी तरीके से एक पुत्री का विवाह कर दिया हूं, ससुराल में सुखी है, चैन से है। लेकिन एक बिटिया जो पागल है उसको कैसे छोड़ दूं? इसकी सेवा ना कर सकूं तो फिर असली मातृत्व का मतलब क्या और जिम्मेवारी क्या? इसलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को मां जी तैयार नहीं थी। चाहे बेटा कहे चाहे बेटी, मैं मंगू को अस्पताल में नहीं ले जा सकती, वो तैयार नहीं हो रही थी। पुत्र मां के इस भाव को समझ गए थे, इसलिए वे कभी ऐसी बात करते नहीं थे। बेटों को यह बात समझ में आ गई थी, बेटों को यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए वो कभी भी मां के सामने ऐसी बातें नहीं करते थे, क्योंकि गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। केवल एक विश्वास था कि किसी देंड या अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए। बस इतना था कि उसको ट्रेंड और अनुभवी नर्स, जो ट्रेंड या अनुभवी जो होते हैं ना, ट्रेंड या अनुभवी नर्स डॉक्टर की देखरेख में रखा जाए तो ही आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़ों का ध्यान आ जाए कि हमको उनको शौच कहाँ करना है, कब शौच लग रही है, तो वो बता सके एटलीस्ट, और कपड़ों का ध्यान उसको आ सके, वो आदत की वजह से। परंतु ऐसी अव्यवस्था घर के पास ऐसी अवस्था घर के पास हो सके ये संभव नहीं था। इसलिए वे मौन थे, इसलिए वे मौन थे। हाँ, भाई लोगों को पता था, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि देखो इसका पागलपन तो खत्म नहीं हो सकता, बस अगर ट्रेन डॉक्टर या नर्स के साथ रहेगी तो हो सकता है कि इसको शौच और कपड़ों का ध्यान रहे, ये एक आदत बन सकता है, ये एक आदत उसका बन सकता है। बस इसलिए वे लोग चुप रहते थे। फिर भी मां जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे थे। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुंचते थे। शिलाजीत बेचने वाले या हींग बेचने वाले मंगू को पागल जान करके ये दवा जानते हैं, इसका दावा करते। मां जी मानती थी कि 1000 उपचार करे तब एक तो लग ही जाता है ना, इसलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती थी। मंगू की मां
जब भी कोई आता था दवा वगैरह बेचने, कोई भी शिलाजीत हिंग वगैरह, तो वो लोग भी चले जाते थे मंगू की हालत को जानते हुए और जाकर के कई सारी दवा बताते थे। मंगू की मां को लगता था कि 1000 उपाय करो तो क्या पता कोई उसमें से एक उपाय सुन जाए। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ होगा, इसलिए संभव है यह ठीक हो जाए। तभी से अगहन का महीना मां जी के लिए आराध्य देव बन गया था। किसी ज्योतिषी ने कहा था, किसी विद्वान ने, किसी ज्ञानी पंडित ने कहा था कि आने वाला जो अगहन का महीना होगा, हिंदी में कहा जाता है ना प्यारे बच्चों, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन पूस, ये सब हिंदी में महीने होते हैं, वैसे अगहन महीना होता है। तो अगहन महीना जो आएगा वही इसके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। और माँ जी को अगहन का महीना का इंतजार था, आराध्य देव बन गया था ये महीना। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अगहन के महीने में मंगू के 14 साल पूरे हो जाते थे, इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती। 14वां पूरा होते होते तो मंगू को बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। मंगू पागल न होती, वो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा है कि मूर्तिया उसे देखने के साथ ही हां कह दे। मां कह रही थी कि अब इसका 14वां पूरा हो जाएगा। इसकी बड़ी बहन का 14 में ही शादी कर दिया था और इसका भी 14वां पूरी हो जाती और ये ठीक रहती, पागलपन इसका दूर हो जाता। तो ये पगली इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि दुल्हा देखे तो ऐसे ही पसंद कर ले। लिखा है ना कि मरी का रूप तो ऐसा है, ये एक तरीके का प्यार सूचक गाली समझिए आप। ऐसा रूप है इसका कि मूर्तिया पर उसे देखने के साथ ही हां कह दे, देखे तो पसंद कर ले। और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो वैसे वो विवाह की योजना भी मन में बनाने लग जाती थी। कभी कभी मंगू की मां पूरी प्लानिंग करने लगती थी शादी को लेकर के, जैसे लग रहा है कि अब उसका पागलपन ठीक हो गया है मंगू का। कमू कमू जो कि मंगू की बड़ी बहन थी प्यारे बच्चों, उसके समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूम कर देखे। कमू की जब शादी हुई थी तो उस समय घर के हालात बहुत खराब थे। आज तो हमारे दोनों बड़े बेटे कमा रहे हैं सब, आज पैसे पानी की तरह खर्चा हो रहा है घर में, तो इसके विवाह में इतना क्यों सोचना, पीछे क्यों हटूं। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी, उससे प्रसन्न हो मां जी कई दिनों तक हरा एक के आगे परायगाण करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा, मंगू अब से पहले कभी भी नहीं, और यह पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी। मंगू एक बार अपने होशो हवास में बुद्धिमानी के साथ थोड़ा ऐसा लगा कि पेशाब करने जब बैठी तो मंगू की मां को प्रसन्नता हुई। उसको लगा कि अब इसका बुद्धि धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और वो सबके सामने जा करके कहने लगी कि वो ज्योतिषी जो कहा था ना कि अगहन का महीना इसके लिए सच में ठीक होगा, तो अब लगता है कि सच में ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंगू आज से पहले कभी नहीं, और ये पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी है। सुनने वालों के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गिल्ली मिट्टी को अंगूठे से कुरेदती नजर पड़ती थी। सुनने वालों को यह बात हजम नहीं होती थी, क्योंकि मंगू की दिमागी हालत इतनी खराब थी कि बेचारी जहां पे पेशाब करती थी वहां उंगली से मिट्टी कुरेदने लगती थी। मां जी की दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हो वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए, अच्छा बेटा। फिर अचानक से मां जो है देखती है कि मंगू ये बोल रही है और मैं इधर कह रही हूं कि ये बड़ी बुद्धिमान हो रही है थोड़ी सी, और तुम ये कर रही हो। बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदी आदत है। मंगू को धुन आती और वो खड़ी हो जाती, तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। अब मंगू की मां जैसे ही उसको समझाती थी और मंगू चुपचाप चुपचाप खड़ी हो जाती थी, तो वो लोगों से ये भी कहती थी कि देखो मैंने मना किया तो कितनी चुपचाप सुन के खड़ी हो गई, मतलब अब वो काम नहीं कर रही है। इस प्रकार मां की जो आशा भरा अगहन का महीना आया, फिर मंगू अच्छी तो नहीं हुई, पर शहर के क्या कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान नहीं रहता। मां जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ। ये अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल ना हो तो इसमें क्या आश्चर्य। अगहन के महीना आ गया। अगहन के महीना में तो मंगू ठीक तो नहीं हुई, लेकिन
कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली एक प्यारी सी बच्ची या गुड़िया जिसका नाम था कुसुम, वो पागल हो गई। वो पागल हो गई। माँ जी को बड़ा दुख हुआ ये सुन करके, लेकिन साथ में संतोष भी हुआ कि जब इस उम्र में बच्ची पागल हो सकती है और जो है अपना शौच का ध्यान नहीं आ पा रहा है उसको, तो मंगू तो जन्म से ही पागल है। मंगू तो जन्म से ही पागल है, इसमें क्या आश्चर्य होना। कुसुम को दवा खाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ है। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। माँ बिना सब सुना कहा जाता है, वह झूठ थोड़े ही है। इसके साथ उनकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवा खाने में भर्ती कराते हो, वैसा दृश्य उन्हें कप आ गया। सुनने में आया कि कुसुम को पागल खाने में, दवा खाने में, अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ये सुन करके मंगू की मां बड़ी दुखित हो गई और सोची कि ओ हो, आज उसकी मां जीवित होती ना तो कभी उसे अस्पताल नहीं भेजती। यही कहा जाता है कि मां के बिना पूरी दुनिया सुनी हो जाती है। आज अगर मैं मर जाऊं, मैं नहीं रहूंगी, तो मेरी मंगू का भी यही हाल करेंगे घर वाले, इसको भी अस्पताल में भर्ती करा देंगे। और ये सोच करके वो डर जाती थी। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ, जैसा समाचार मिला। इस तरीके का खबर सुनने में आया कि कुसुम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो पहले महीने में वो थोड़ी ठीक हो रही है। उसे बांध कर रखा जाता था, पर अब तो स्वतंत्र घूमती है और उपद्रव नहीं करती। पहले कुसुम को बांध कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत तहलका मचाती थी, उपद्रव करती थी। लेकिन अब तो स्वतंत्र घूमती है, उपद्रव नहीं करती। टट्टी पेशाब का टट्टी पेशाब का ध्यान ठीक से आ गया है। पागलपन रहा है तो वो मात्र सारा दिन गाया करती है, इतना ही। यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टरों ने कहा था। उसका पागलपन सिर्फ इतना था कि वो कुछ न कुछ दिन भर गुनगुनाती रहती है, गाते रहती है। ये भी अगले महीने तक सही हो जाएगा, ऐसा वहां के डॉक्टरों ने कहा था। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया, फिर भी एक आध महीना रहे तो अच्छा। ऐसी डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने भी रखा गया था। वो घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ा पड़ा था। सबसे आगे माँ जी भी थी। कुसुम लगभग दूसरे महीने में बहुत ठीक हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर एक महीना और छोड़ दोगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी। उसके बाद कुसुम को गांव लाया गया। गांव आई तो सब लोग देखने के लिए चले गए, लेकिन सबसे पहले मंगू की मां खड़ी थी। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँ जी आप भी मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखो, जरूर वो अच्छी हो जाएगी। कुसुम ठीक हो गई थी, यह देख करके सब लोग मंगू की मां को सलाह देने लगे कि देखो कुसुम ठीक हो गई है, अरे अब भी तो तुम भी अपने मंगू को जाके अस्पताल में भर्ती करा दो, क्या पता वहां इसका किस्मत सही हो जाए, ठीक हो जाए। मां जी ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। ये पहला ऐसा वक्त था जब मां जी ने, मंगू की मां ने अस्पताल का विरोध नहीं किया था, नहीं तो इसके पहले वो अस्पताल की उपमा गौशाला से दे रही थी। चुपचाप वह लोगों को सलाह सुनती रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलाया, उसे पास बिठाकर अस्पताल के हालचाल पूछना शुरू किया। मां दया भाव रखकर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते, ऐसी उनके मन में जो गांठ पड़ गई थी वह कुसुम की बातचीत से खुल गई। नर्स या डॉक्टरों को कोई कोई पागल चांटा मार दे तो भी वे लोग उस पर नहीं खिंचते या उसे मारते नहीं। यह जानकर उन्हें अस्पताल पर श्रद्धा भी हुई। नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग्य में दवा खाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा, तो वो किसे पता। कुसुम को अपने घर बुला करके बड़े सुकून से, बड़े शांत से, चैन से मंगू की मां सारी बातें पूछी। ये पूछी कि वहां सेवा डॉक्टर नर्स अच्छे से करते हैं। तो कुसुम ने बताया कि मां, कोई पागल जो होते हैं ना, वो कई बार ना डॉक्टरों को, नर्स को चांटा भी मार देते हैं। उसके बाद भी वो खींचते नहीं है, गुस्सा नहीं होते हैं, बहुत प्यार से केयर करते हैं सब लोग। पहली बार किसी डॉक्टर नर्स के बारे में इस तरीके से सुनकर मां ने विरोध फिर भी नहीं जताया, और उन्होंने मन में सोचा कि क्या पता अगर मंगू का किस्मत और भाग्य वहीं पे लिखा हो अस्पताल में ठीक होने का, तो उसको कौन जानता है। इतने उपचार कर देखे तो अब एक और सही, नहीं मिटेगा तो क्या वापस नहीं लाई जा सकती। कहा कि अब तो हजारों कोटों उपाय कर चुकी हूं मंगू को सुधारने के लिए, एक और प्रयास सही। अगर ठीक नहीं हुई तो वापस लेके आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं लेके आ सकते। अंत में मंगू को दवा खाने में भर्ती करने का मां जी ने निर्णय किया, इसलिए बड़े पुत्र को घर आने को उन्होंने पत्र भी लिखवाया। फिर भी यह निर्णय किया, तब से उनकी नींद भी उड़ गई थी। जैसे वह यह हार कर यह काम कर रही थी, ऐसा उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा था। बहुत हिम्मत जुटा करके मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला लिया गया। बड़े बेटे को पत्र भेजा गया कि तुम आ जाओ यहाँ पर।
मंगू की मां फिर भी इस डिसीजन के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ये हार कर ऐसा डिसीजन ले रही हूं। दवा खाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उन्हें दिखता था। दवा खाने पर उनको श्रद्धा आई थी कि वहां लोग सेवा भाव जरूर करते हैं, लेकिन एक दूसरी बात जो उनके मन में था, मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। मंगू सयानी होती जा रही है, मंगू की मां बूढ़ी होती जा रही है, बहुएं चाकरी नहीं करेंगी, यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से एक बहू ने भी अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें नहीं दिया था। बूढ़ी मां की सेवा कौन करेगी, इस बात पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्योंकि अभी तक कोई बहू ने अपने मां को या मंगू को साथ रखने का कोई बात नहीं बोला था कि मां आप तो हमारे साथ रहो या हमारे साथ रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे हो घर घर दिखते हैं। हर घर में देखा जाए तो आजकल के जो नए बेटे हो रहे हैं, पत्नियों के दबाव में रहने लगे हैं। पत्नियां तो बोलती ही नहीं, बेटे भी नहीं बोलते कि मां तुम हमारे साथ रह लो। इसलिए अपने पुत्रों से भी आशा उन्हें अधिक नहीं दिखती थी। मंगू को मां को अपने ही बेटों से उम्मीद बहुत कम दिखने लगी थी। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या ना मिटे तो भी यदि इसे अस्पताल में भर्ती कर जाएं तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे कि उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई तो है सही। मैं एक बात कहूं, दिगंत भाग 2 सॉरी क्या बोलते हैं, गोधुली भाग 2 से ज्यादा प्यारा पुस्तक ये है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत कुछ सिखा रहा है, दैनिक जीवन की बातें बता रहा है। आप लोगों को ऐसा लगता है ये बात? मैं बहुत करीब से महसूस कर रहा हूं हर एक चीज को। बूढ़ी मां कह रही है कि चलो कम से कम मेरे प्राण निकलेंगे तो इस बात की संतुष्टि होगी कि मंगू अकेले नहीं है, मैं नहीं हूं तो कोई तो है अस्पताल में जो उसकी सेवा कर रहा है। इस विचारधारा के साथ मां जी की आंखों से इतना अधिक पानी बह जाता कि बिछौना तर हो जाता। इस बात को सोच करके मां इतना रोने लगती है कि उसके तकिए और बिछौने जो है भींग जाते हैं। हृदय पुकार उठता, चाहे जो बहाना भले ही निकालो, पर मूल बात इतनी कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई। कुछ भी कर लो, कितना भी रो लो, लेकिन मन से एक हृदय से ऐसा आवाज आता था कि मंगू की मां तुम भी हार गई हो, तभी ये फैसला ले रही हो, तुम भी जो है पुत्री से स्वयं थक गई हो। मां जी नींद में से चौक उठती, बोल उठती थी, क्या मैं थकी है, क्या मैं थकी हूं? एक मिनट प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा देख लो। क्या मैं थकी हूं? चौक उठती थी अचानक, बोल उठती थी अचानक, क्या मैं थकी हूं? हृदय और दुगने वेग से पुकार जाता, एक बार नहीं 1000 बार पुकार उठता। थोड़ा सा पीपीटी बनाने में प्यारे बच्चों वो थोड़ा सा इसलिए किताब रखता हूं। दुगने वेग से पुकार उठता, एक बार नहीं 1000 बार ये बातें जो है हृदय में आ रहा था। मां जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर ही बड़ी भूल की है। इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़े। रात में मैं उसे कितनी ही बार उड़ाती हूं, कंबल वगैरह उड़ाती हूं, दवाखाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन उड़ाएगा? गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक था। बड़े बेटे को चिट्ठी लिख चुकी थी कि तुम आ जाओ, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना है, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये फैसला लेकर गलती कर दिया। मैंने ये फैसला लेकर के गलती कर दिया था। ये जाड़े में उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मैं तो यहां पर हूं तो बार बार घड़ी घड़ी जाके देख लेती हूं, कंबल उड़ा देती हूं, वहां कौन घड़ी घड़ी देखेगा। परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुंचा। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया गया। सारी तैयारी हो चुकी है। 1 सप्ताह में मंगू को भर्ती करने का तय हो गया। मां जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेल कर बोझ उतारना चाहता है। मां को ऐसा लगने लगा कि बड़ा बेटा जो है हमारा, वो मंगू को, अपनी बहन को अस्पताल में भर्ती करके अपना बोझ उतारना चाह रहा है। ऐसा न होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुंचता, कुछ सोर्स आदि लगाकर, पर तुरंत डॉक्टर और मजिस्ट्रेट से मंजूरी करता ही किस लिए। इतना जल्दी आ भी गया, सब कुछ मजिस्ट्रेट से सोर्स पैरवी लगा करके सारा कागजात तैयार कर लिए। इतनी जल्दी क्यों पड़ी है इसको? सच में ये मंगू इसको बोझ लगती है और ये किसी तरह इसको अस्पताल ढकेल करके बोझ उतारना चाहता है। इन्हें लगता था कि अभी ये विचार स्थगित कर दें और गर्मी में भर्ती करें, पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही न थी।
मंगू की मां को लगता था कि ये सही वक्त नहीं है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का, क्योंकि ठंड का समय है, गर्मी आएगा तो शायद सोचेंगे और गर्मी में ही करा देंगे। लेकिन सारी तैयारी हो चुकी है, अब ये बात मैं बेटे से कैसे बोलूं? बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का सारा प्रबंध कर चुका है। तो अब मना करूं तो उसे लगेगा कि मां को दूसरा धंधा कुछ है ही नहीं, हम लोगों को परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। इसलिए वो बेटे से ये बात नहीं बोल पाएगी। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वो साथ में न जाए तो अच्छा, अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे या उनसे सहन नहीं होगा। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है ये सब अपनी नजरों से देखेंगे नहीं, तब तक चैन पड़े ये संभव नहीं था। यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली कहानी पड़ी है प्यारे बच्चों। ऐसा लग रहा था कि मंगू की माँ की आखिरी रात हो रही है। वो पूरी रात जगी रही। मंगू को सुबह अस्पताल लेके जाना था भर्ती कराने के लिए। एक पल को मंगू की माँ के अंदर ये ख्याल आया कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे से ये सब नहीं देखा जा सकता। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये सोच रही है कि वहां अस्पताल में कैसी व्यवस्था है, मंगू को ठीक से रखेंगे कि नहीं, कम से कम ये देख करके तो चैन हो जाएगा ना, दिल को सुकून मिलेगा। अस्पताल वाले तो माँ बेटी को अलग कर ही देंगे। इसलिए विवश हो वह जाने को तैयार हो गई, पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तब मानो उन पर ब्रह्मांड का भार आ गया हो। ये सोच करके मजबूर होकर के वो जाने को तैयार हो गई, पर मंगू को लेकर के घर के बाहर निकलते ही ऐसा लगा कि पूरा दुनिया का दुख उसके सर पे आ गया हो। मंगू के मां को आंखों में सावन भादो शुरू हो गया। सावन भादो का मतलब प्यारे बच्चों, आंखों से आंसू बहने लगे। नजर मंगू पर चिपक गई थी, वह किसी भी तरह उखड़ती नहीं थी, नजर हटती नहीं थी वहां से। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़ों का रंग जो भर कर देख रही थी, भाव में आ गई हो जैसे। माँ जी की तरफ देखकर वो हंस भी पड़ी। उस समय माँ जी का कलेजा कट कट कर रह गया। गाय बैल भी जब उन्हें पुराने खूंटे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, तब नए आसामी के घर में जाने में आनाकानी करते हैं। मंगू को जो कपड़ा पहनाया गया था, बेचारी नए कपड़े देख करके बहुत खुश हो रही थी और माँ को देख के हंस पड़ी। हंस पड़ी प्यारे बच्चों। माँ सोच रही है कि गाय बैल को भी जब खूंटा बदला जाता है ना, तो वो दूसरे नए घर में जाने से आनाकानी करते हैं। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था। यह प्रत्यक्ष अनुभव करती कि माँ जी की ड्योढ़ी से फिसल गई, हृदय कलकला उठा। बुद्ध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उसकी सगी नहीं हो पाई। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था कि वो मेरे से दूर जा रही है, वो अपने घर से दूर जा रही है। मां जो ड्योढ़ी से फिसल गई, मां के हाथ से वो फिसलती जा रही है, हृदय कलकला उठा। मां का हृदय पानी से पिघल गया था प्यारे बच्चों। अबोध पुत्री, इतनी छोटी सी बच्ची जो करीब 14 साल की होने वाली है, उसकी दुनिया में कोई नहीं, उसकी सगी मां भी उसकी नहीं रही। ऐसा सोच करके मंगू की मां अपने आप को खूब दुखित महसूस करती है, रोती है केवल। पुत्र का हृदय भी भर आया था। बहुत इमोशनल चैप्टर है। बेटे का भी हृदय भर गया था। मां की तरफ आंखें उठाने जितनी भी उसमें हिम्मत नहीं थी। वो मां को भी नहीं देख पा रहा था बेचारा। जितना विलंब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी में आंगन के बाहर आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पांव उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने मां की तरफ आंखें बिना किए ही लथड़ा कर पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। किसी तरह हिम्मत करके बेटे ने यह बात बोला। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने से आंखें पोंछ ली। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया। दूसरी स्त्रियों ने मां जी को सहारा दिया। पड़ोस की जो स्त्री थी, सबने सहारा दिया इसको, सबने जो है इसको थोड़ा सांत्वना दिया। मां को बहुत सपोर्ट किया लोगों ने। अंत में कड़वा घूंट हृदय में पीकर घुटनों पर हाथ टेक वे खड़ी हो गई। कड़वा घूंट जो नहीं पिया जा रहा है, ये दुख नहीं देखा जा रहा है, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। असहनीय है लेकिन सहना पड़ेगा।
दो स्त्रियों ने पकड़कर चढ़ाया, तब उनसे बैलगाड़ी पर चढ़ा गया। बैलगाड़ी पर जाना था, स्त्रियों ने हाथ पकड़ करके जो है उनको चढ़ाया मां को। मंगू पागल है ये जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। जब ट्रेन में जाना था, ट्रेन में बैठने के बाद ये पता चला कि मंगू जो है पागल है, तो ट्रेन के लोगों को बातचीत करने का जो है विषय मिल गया। अब उनके लिए चर्चा का विषय मिल गया। अरे ऐसी खाती पीती सूखी लड़की को अस्पताल में रखोगी, 1 महीने में ही लड़की लकड़ी जैसी हो जाएगी। लोगों ने कहा, ट्रेन में चर्चा किया कि इतनी बढ़िया सुंदर लड़की को तुम अस्पताल में रखोगी, खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट बनाई हो, और वहां जाएगी तो लकड़ी जैसी हो जाएगी। यहां तो जानवरों की तरह जितना दिया उतना खाया। बस हमारे गांव में एक वृद्धा को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कराए हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। अब वहां ट्रेन में लोगों ने कहा कि हमारे गांव में एक बूढ़े को 5 साल से उनके लड़कों ने अस्पताल में भर्ती कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ उसको। गांव का कोई व्यक्ति मिला है तो रोने लगती है, पांव पकड़ कर कहती है मुझे यहां से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं है। एक महिला औरत, एक बूढ़ी औरत को भर्ती कराया गया था, उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कराए हैं, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। जब भी किसी गांव वाले को देखती है तो पांव पकड़ के रोने लगती है, कहती है कि मुझे यहां से ले चलो। लेकिन आजकल के लड़के कहां लाते हैं? ऐसे लड़कों से क्या आशा रखी जाए, क्या उम्मीद रखी जाए? लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल को कि बहुएं जानती है ना पहनना ओढ़ना ही, इसलिए अधिक आदमी घर में पोसाता ही नहीं। लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती हैं न पहनना ओढ़ना हो, इसलिए अधिक आदमी घर में पोसाता ही नहीं। इस लड़की की मां नहीं है क्या? ट्रेन में चर्चा का विषय बन गया था कि आजकल के लड़के तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन बहू जो है वो कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए लड़के जो है घर में पोसा पला नहीं पा रहे हैं। लगता है इस लड़की की मां नहीं है क्या? इस लड़की की मां नहीं है क्या? मां जी को यह भाव असह्य हो गया। मां को यह बात सुन करके सहनशीलता खत्म हो गई, आंखों में आंसू आ गए, कंठ रूंध गया, शर्म से आंखें झुक गई, साथ ही साथ सिर झुकते ही मां जैसा उनका दावा भी अपने आप व्यक्त हो गया। बाप रे, आप मां होकर इसे ढकेल रही हैं, फिर अस्पताल वालों को क्या दोष दिया जाए? लोगों ने कहा कि आप मां होकर के जो है ऐसे काम कर रही हैं, फिर अस्पताल वालों को क्या दोष दिया जाए? आप तो खुद ही मां होकर के ये जो है ऐसी हरकत कर रही हैं। मां जी यदि अकेले हो तो या लड़के को बुरा लगने का भय ना होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आ जाती। अगर मां अकेले होती और बेटे को बुरा नहीं लगने का अगर ये डर नहीं होता तो उस गाड़ी से वापस मंगू को लेकर घर आ जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पतालों में प्रविष्ट हो गई। अस्पताल ही जाना उनके लिए एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बच गया था, और वो अस्पताल लेकर के चली गई। मुलाकात का समय था, इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों द्वारा घर से लाया खाना काफी लोग खा रहे थे, कोई कोई फल खा रहा था। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चों की बातें कर रही थी। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, उससे वह लिपट पड़ी थी और बगल में खड़ी वार्ड को परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती। सब लोग मुलाकात कर रहे थे अपने अपने परिजनों से, जिनके जो घर वाले थे सब लोग आपस में मिलजुल रहे थे। किसी पत्नी का पति से बात करते हुए मिलना, पति का पत्नी से मिलना जुलना। उसी में एक औरत ने कह दिया अपनी पति से कि ये जो नर्स की तरफ जो वो थी कि ये भूतनिया मुझे ना अच्छे से कुछ खाने पीने को देती है और ना ही जो मुझे सर में तेल लगाने को देती है, ना अच्छा खाना देती है, ना अच्छा कपड़ा देती है। मां जी उस समय परिचारिकाओं की तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वो हंस कर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाना क्यों लाए हैं, वो एक बार खा लो। वो हंस कर बोली कि ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें अब सब कुछ अच्छा अच्छा खिलाऊंगी, तुम्हारा पति जो है अभी अच्छा खाना लाया है, एक बार तुम उसे खा लो। मंगू
अस्पताल में भर्ती होने को गई है, मंगू को लेके गए हैं लोग अस्पताल में प्यारे बच्चों भर्ती कराने। और ऐसा है कि वहां पर मां जी एक परिचारिका को तरफ देख रही थी। पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वो हंसकर बोली थी कि अब मैं तुम्हें सब कुछ खिलाऊंगी, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाने को लाए हैं, वो एक बार को खा लो। यही तक पढ़ाई हुआ था ना बच्चों, यहां तक, वो एक बार को खा लो। उस पगली स्त्री ने कहा, उस पगली स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। देखिए अब यहां जो है प्यारे बच्चों, अब यहां पे थोड़ा सा एक अंदेशा होगा मां जी को। कैसा, आइए देखते हैं। जब वो परिचारिका बोली कि तुम्हारे पति खाना लाए हैं, अच्छा अच्छा एक बार खा लो, तो वो बोल रही है कि मैंने तो अभी तक मंजन नहीं किया है, मैंने मतलब ब्रश नहीं किया है, मुंह नहीं धोया है। तो मां जी ने देखा तो उनका मुंह धुला था, फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। मां जी ने देखा तो उसका मुंह एकदम साफ सुथरा था, धुला था, फिर भी जरा भी बिना खींचे बिना चिढ़े परिचारिका जो थी, जो वहां पे देख रेख करने वाली थी महिलाएं, वो पानी का लोटा ला करके मुंह धुला दिया, रुमाल से मुंह भी पोंछ दिया। मां जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले हैं तो दयालु। डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेट्रन आ गई। मां जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। मां को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह करने को कहा। बेटा ने बोल दिया, मेट्रन ने कहा, इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, इस बात की आप चिंता बिल्कुल मत करिए, जो है बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, यहां कोई टेंशन मत लीजिए। बीच ही में प्यारे बच्चों, बीच ही में मां जी बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है। मेट्रॉन जो थी उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, यहां पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो मां जी कहती हैं कि देखो बहन, चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि ये एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो ये खाती भी नहीं है। इतना कहते हुए उनका कंठ भर आया और वाक्य अधूरा ही रह गया, रो पड़ी। इतना कहते कहते मां जी रोने लगी। दूर खड़ी परिचारिकाएं निकट दौड़ आई। एक बोली, मां जी आप किसी तरह को फिक्र ना करें, हम इसे मुंह में कौर डाल डाल कर खिलाएंगे, मुंह में कौर डाल डाल के खिलाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसके पास बैठ के इसको मुंह में हम खुद खिलाएंगे, आप टेंशन मत लो। भरी भरी आवाज में मां जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है, इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता है, ये रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गोले में सो रहेगी तो दायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कुछ तो लिखा है यहाँ पे, कटा हुआ है, क्या है, कुछ तो कटा है, चलो जो भी होगा, मतलब ध्यान रखने की बात हो रही है, यहाँ पे कटा हुआ है कुछ तो। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है, आप टेंशन मत लीजिए, रात को 4 से 5 बार सब लोग उठ के हम लोग देखते हैं। मां जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है, इसे दूसरे उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, वो देखना। वहां जिसको रात में नींद नहीं आती है उसको दवा दी जाती है, और मां जी कहती है कि देखो इसको दूसरा कोई यहाँ पे जो पागल मरीज है वो इसको मारे पीटे नहीं, इसका ध्यान रखना। तो परिचारिकाओं ने कहा कि जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है ताकि कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। मिलने आने वाले लोग विदा लेते तब रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाजा थोड़ा खुलता था। दरवाजा क्या होता था प्यारे बच्चों? थोड़ा खुलता था। इस अवसर का लाभ लेकर मां जी की नजर 2-3 बार अंदर घूम जाती थी। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए देखा। एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कुटी और भयभीत आंखों से देखा कि वो डर गई। बाप रे बाप! जैसे ही रोगी को अंदर लेके जाया जाता है तो दरवाजा थोड़ा खुलता है, तो मां 2-3 बार पीछे देखती है। 3-4 बार नहीं, कितनी बार हो, 2-3 बार, हाँ 2-3 बार अंदर घूम के देखी कि 3-4 स्त्रियां अंदर दिख रही हैं, अस्त व्यस्त बालों में जैसे तैसे हैं, अस्त व्यस्त कपड़ों में भी है,
और एक ने जो है प्यारे बच्चों क्या कर रखी है, एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कूटी और भयभीत आंखों से देखा, वो डर गई। इस पर उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हो गई। माँ जी को लगा कि एक बार को मैं अंदर की जगह देख लेती कैसा है, हैं? अंदर जगह जाने को देखने के लिए जो उन्होंने मांग की प्यारे बच्चों कि मंगू को जिस कमरे में रखना हो वो मुझे दिखला दे। इन्होंने परिचारिकाओं से मांग की कि मंगू को जिस कमरे में रखा जाएगा उस कमरे को मुझे प्लीज दिखा दिया जाए, वो मुझे दिखला दे, मैं मांग करती हूं। मेट्रन ने कहा कि अंदर किसी को दिखने जाने का नियम नहीं है, कोई अंदर नहीं जा सकता है। विस्मय भरे नेत्रों से ये नई दुनिया देख रही मंगू माँ जी के बगल में लपकी, सिर पर हाथ रख माँ जी रोज की तरह स्नेहमय बेटा शब्द उच्चारित करने लगी कि तभी उनका स्वर फूट पड़ा। मरने के समय जैसी एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। इस आक्रंदन में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों से चौधार आंसू बह चले। ऐसे रुदन से अभ्यस्त हो गए डॉक्टर, मेट्रॉन, परिचारिकाओं के हृदय भी भर आए, दीवारें भी आर्द्र हो उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो, ये वहां किसी ने देखा नहीं था। मंगू के हाथों पर सर फिर करके माँ जी ने बेटा कह करके संबोधित किया। बेटी भी रोने लगी, माँ भी खूब रोने लगी। पूरा अस्पताल इस आर्द्रता के भाव में डूब गया, सबके आंखों में आंसू भर गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी पागल मरीज के साथ इस तरीके का स्नेह भरा इतना प्यारा स्वजन आया हो, उसके घर वाले कोई आए हो। लेकिन इस बार माँ को ऐसा लगा कि ये मेरा अंतिम, जैसे एक लंबी सिसकी सी फूट पड़ी मरने के समय जैसा। और इस आक्रंदन में, इस आक्रंदन में मतलब जो भी मां रो रही थी, इस आर्द्रता में कहिए, इस पीड़ा में, इस दुख में पूरा अस्पताल डूब गया था। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकार कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें, मतलब तुम्हें रुमाल चाहिए। मंगू रुमाल पकड़ने के लिए मां को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका हाथ थपथपाकर परिचारिका मीठे शब्दों में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन, मैं अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दूं कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे किया। एक परिचारिका ने कहा, उसको जो रुमाल दे रही थी, वो बोली कि तुम मेरे पास रहोगी ना बहन, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुमको अच्छी अच्छी चीजें खाने को दूंगी और नए नए कपड़े पहनाऊंगी। तो उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के कि हाँ चलो अब चलते हैं। वो दरवाजा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। मंगू मंगू, कलेजा कांप उठे, ऐसी चीखें माँ जी ने पुनः निकाली। माँ के हाथ से वो हाथ छूटता चला गया। मंगू जा रही है अस्पताल में अंदर, कमरे के अंदर, और माँ अब यहाँ से अपनी आवाजें मंगू मंगू कह के चिल्ला रही है। दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। हर पल पास रहने वाली, एक पल भी की दूरी तक नहीं थी माँ और बेटी के बीच। और आज अस्पताल में मंगू जो है भर्ती होने जा रही है और माँ के हाथों से छूट पड़ा वो हाथ। ऐसा कलेजा कांप उठा, ऐसी चीख माँ जी ने पुनः निकाली। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, अपने इस पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझिएगा। डॉक्टर ने समझाया कि माँ जी, ये आपका जो बेटा है ना, अपने बेटे जैसा मुझे समझिएगा। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़े जा रही हैं, ऐसा मानिएगा। आप ये सोचिएगा कि आप बेटी को अस्पताल में नहीं, एक बेटे के घर छोड़ने आई हो, बस ऐसा समझना। अब आइए, अधेड़ वय की बाल वय में विधवा हुई मेट्रन ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी मां थी, आज से मैं इसकी नई मां हुई हूं। एक अधेड़ उम्र की जो एक महिला थी, विधवा थी बेचारी, उसने माँ जी को आश्वासन दिया और कहा कि अब तक आप इसकी माँ थी ना घर पे, अब से यहाँ इसकी नई माँ मैं हूं, मैं इसकी पूरी ख्याल रखूंगी। माँ जी सिसकी भरती हुई बोली, इसे बेजुबान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं है।
क्योंकि मंगू की हालात को मां जानती थी। अस्पताल वाले अभी रूबरू हुए कहां थे। वो कहती थी कि बेजुबान जानवर, जैसे जानवर कुछ नहीं बोलते हैं ना, वैसे ये भी कुछ नहीं बोलेगी। टट्टी पेशाब सब कुछ कर देती है, पता तक नहीं चल पाता है, बताती नहीं है। जब तक खिलाओ नहीं तब तक खाती भी नहीं है। कपड़े ढंग से रखे इसका भी सहूर नहीं है इसको। मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया है। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके और उनका कंठ भराया इतना बोलते बोलते। कुसुम जो लड़की थी, जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, वो भी तो पागल हो गई थी ना, पर यहाँ 2-3 महीने रहने से वो ठीक हो गई थी। तो वो बोली कि आज तक मैं इससे अलग नहीं रख पाई हूं, लेकिन आपके अस्पताल से कुसुम ठीक होके गई है। बस इसी तरीके से हृदय कठोर करके, किसी तरह कलेजा कठोर करके आई हूं कि ये भी ठीक हो जाएगी, इसी उम्मीद में। मेट्रन ने कहा उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए। माँ जी की सिसकियां रुकी, फिर उनकी दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर मंगू पर ही जैसे पड़ी थी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया हो वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती। शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा, या दूध ना हो तो दाल में दीजिएगा। ऐसे सूखा रोटी मत देना उसको। पीछे से माँ जी ने बोल दिया। माँ जी की करुण आंखों की तरफ नजर करने की मेट्रन की शक्ति लुप्त हो गई हो, वैसे ही वह नीची दृष्टि किए हुए बोली, अच्छा। माँ के आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। माँ की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी प्यारे बच्चों, और उस धारा को देखने की हिम्मत अब मेट्रन में नहीं थी, इसलिए वो दृष्टि नीचे ही करके अच्छा बोल दिया, देख नहीं पाई। माँ जी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर आ गए। तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठ करके विदा हो गए। माँ और पुत्र जो है दोनों निकल पड़े। ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माँ जी को याद आया अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। जैसे ट्रेन में कदम रखे, ट्रेन में बैठे, तब तक इनके दिमाग में आ गया कि पता नहीं सोने को अस्पताल में खटिया उटिया देंगे या नहीं, चारपाई देंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं, ऐसा विश्वास माँ जी को हो गया था, परंतु उन्हें अंदर जाने न दिया था। इसके लिए संदेह रह गया था कि हमें अच्छा न लगे वैसा कुछ होगा, इसलिए तो हमें न जाने का नियम बनाया होगा ना। थोड़ा सा मन में ये बात जरूर आ गया कि अस्पताल में मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया, कमरा क्यों नहीं दिखाया, कुछ तो ऐसा चीज होगा जो हमें अच्छा नहीं लगे, इसीलिए तो हम लोगों को नहीं जाने का नियम बनाया गया है। अभी ये बात उनके दिमाग में घुस गई। इस बात का पुष्टिकरण करता था वह अधखुल्ला दरवाजा, जो भूत की तरह घूमती, गंदी और भूख से मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां। वो जो 2-3 स्त्रियां दिखी थी जिसके बाल एकदम बिगड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, जो छाती कूट रही थी और जो भयावह नजरों से दिख रही थी, बस वो दिखा मुझे और मैंने कहा कि मुझे अंदर देखना है। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि अंदर जाने का नियम किसी का नहीं है। इसके साथ ही माँ जी को मंगू उन्हें न देखकर रोती हो वैसी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि मंगू रो रही है और माँ की आंखों से फिर से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती है, किसी की मृत्यु हो गई है क्या? अब ट्रेन में कोई रोए तो कोई पूछ सकता है ना, तो ये बात पूछ दिया। रात में 11:15 बजे घर आई, तब उनकी राह देखनी पड़ोसिन जो उनके कुटुंब की ही थी, वो जाग रही थी। उनके लिए उसने खाना भी बना रखा था, पर दोनों ने खाने के लिए मना कर दिया। कोई मतलब ना तो बेटा खा पाया और ना ही मां खाई। स्वजन की मृत्यु का घाव ताजा हो तब जैसा आग्रह करने वाले को जीभ नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसी ज्यादा खींचतान न कर सके। जैसे किसी का मरने का दुख जितना होता है ना, तो कोई उस समय ज्यादा खाने पीने पर जोर नहीं दे सकता, वैसे ही यहां पर था। माँ जी के अंतर में एक तंबुरा बज ही रहा था। अब आइए थोड़ा सा हम लोग अंदर चलते हैं, अंतिम पेज पे हैं प्यारे बच्चों। माँ जी के हृदय में एक तंबुरा बज ही रहा था, मंगू इस समय क्या करती होगी। प्यारे बच्चों, अंतर मतलब हृदय के अंदर वो बेचैनी सी हो रही थी कि आखिर मंगू इस समय क्या करती होगी। पल पल में यही विचार उनके हृदय को भेद रहा था, अंदर से दर्द कर रहा था, ये तकलीफ हो रहा था, वेध रहा था। कितनी ठंड है, उसे पता नहीं उड़ाया होगा कि नहीं होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा तो उसका फ्राक और बिछौना बदला होगा कि नहीं होगा,
ये इतना ख्याल क्योंकि घर पे मंगू का पूरा ख्याल माँ ही करती थी प्यारे बच्चों। कौन करता था? उसकी माँ करती थी। और जब अस्पताल में मंगू भर्ती हो गई है, घर वापस लौटी है, तो एक एक पल को वो सारी चीजें देख रही है। कितनी ठंड है पता नहीं, उसे ओढ़ाया तो होगा ना कम से कम, कंबल वगैरह जो भी है, पेशाब करके तो गीला कर दी होगी, उसका फ्रॉक गीला हो गया होगा, बिछौना गीला हो गया होगा, पता नहीं बदले होंगे कि नहीं लोग। जैसे मंगू उनकी बात सुन रही हो वैसे वह बोली, बेटा पेशाब न करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती। ऐसा लगता था कि मंगू उसके बगल में है, इसलिए वह बार बार ऐसी बातें बोल रही है। और प्रतिदिन ये सब चलने लगा। फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती थी। रात में पेशाब कर ही देती थी मंगू, तो उसका फ्राक और बिछौना भी बदल डालती थी मंगू की माँ। मंगू बड़ी हो गई फिर भी अपने साथ ही उसे सुलाती, जिससे वो पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चले और उसे गीले में सोए रहना ना पड़े। ये माँ कर सकती है भाई, ये माँ कर सकती है। माँ जी को स्वयं भी उसके बिना बिछौना सुना सुना लगता था, हमेशा उसको साथ लेकर सोती थी। मन में हुआ मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी या नहीं। फिर मन में एक नया सवाल पैदा हो गया कि वो कभी अकेले नहीं सोई है, हमेशा मेरे साथ सोई है, पता नहीं अकेले उसको नींद आएगी भी कि नहीं। उनके लिए आंखें बावरी बन उन्हें ढूंढती हो वैसा उन्हें दिखा। ऐसा लगा कि वो किसी को खोज रही है। और किसको? मंगू को। उन्होंने चारपाई की पाटी पर सिर पटका। मैं मां होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई। एक सिसकी फूटी पड़ी। प्यारे बच्चों, रोने लगी। फिर चारपाई पर सिर पटक कर रोने लगी कि मैं मां हूं और मां होकर के उसको अस्पताल में छोड़कर चली आई, ये मैं क्या कर दी। और फूट पड़ी प्यारे बच्चों, रोने लगी। बाहर के खंड में सोए बेटे को भी नींद नहीं आई। मां की अपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितना भी मंगू के साथ ममता न थी, फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा गया था। बाहर के कमरे में सोए हुए पुत्र को भी नींद नहीं आई। मां की अपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितनी भी मंगू के साथ ममता नहीं थी जितना मां के साथ था। फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा गया था। मां को सिसकियों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। वो भी रोने लगा था। अपने को इतनी वेदना होती है तो मां को क्या क्या होता होगा। वो सोच रहा लड़का जो बेटा था कि मुझे जब इतना तकलीफ हो रहा है, जबकि मेरा मंगू के साथ ना कभी उस तरीके से मैं रहा हूं, ना ही उतना ज्यादा लगाव हो पाया जितना मां के साथ है। जब मेरी दर्द मेरा तकलीफ इतना हो रहा है तो मां को क्या क्या होता होगा। मां के हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार जीवन में पहली बार पुत्र को हुआ था। पहली बार बेटा मां के इस दर्द को महसूस करने के लिए व्याकुल था और कर रहा था। उसका हृदय पुकार उठा, मां का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। उसके मन में यह आ गया कि मां का यह तकलीफ किसी भी तरीके से दूर करना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी मैं ना कर सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। अगर बेटा होकर के मैं मां की तकलीफ को दूर नहीं कर पाया तो मेरा बेटा होना व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके अंतर ने प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मलमूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। बेटे ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं मंगू की देखभाल करूंगा और जीते जी मेरी पत्नी अगर यानी कि बहू जो है वो मलमूत्र धोने के तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर से खिसक गया। अब जो है प्यारे बच्चों क्या हो गया, अब वो अपने मन में प्रतिज्ञा किया। मां जी ने दूसरी सिसकी ली होती तो वह उसी क्षण उन्हें प्रतिज्ञा सुनाकर सांत्वना दे देता, पर वह शांत पड़ गई लगी, इसलिए उसने भी सोने के लिए आंखों पर पलके गिरा ली। सुबह जब चक्की की और मथने की मधुर आवाज गूंज रही थी, तब सारे गांव को जैसे बेध डाले वैसी चीखें माँ जी ने मारनी शुरू की। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। पुत्र चारपाई से उछल पड़ा, पड़ोसी दौड़ आए, चक्कियां और मथनियां रुक गई। जिसने सुना वही दौड़ आया और जो आए वही ठिठक गए। माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। मतलब माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। तो मंगू तो पागल थी, अब मां भी बेचारी
पागल हो गए। जो भी आए सब ठीक ठाक पढ़ के देखने लगे। यही ना है प्यारे बच्चों इस कथा का, इस कहानी का सार। माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई। जो बहुत इमोशनल कर दिया ये चैप्टर, पर चैप्टर समाप्त हो गया। हाँ, ये कहानी रुला दिया भाई मेरे। चलिए, तो ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।